हेलो स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रॉनिक्स की वीडियो लेक्चर की इस श्रृंखला के पिछले लेक्चर में हमने बात की थी परिचालन बिंदु प्रतिबाधा, ड्राइविंग पॉइंट इम्पीडेंस और ट्रांसफ़र इम्पीडेंस, अंतरण प्रतिबाधा। परिभाषित हमने इस प्रकार किया था। बात करते हैं पहले परिचालन बिंदु प्रतिबाधा की, कि कोई भी लूप है, उस लूप मान लो कोई विद्युत जाल है, उसमें बहुत सारे लूप हैं, तो उसके किसी लूप में कोई वोल्टा स्रोत लगा हुआ है, उस वोल्टा स्रोत के कारण उसी लूप में प्रवाहित धारा, जबकि बाकी सारे जो वोल्टेज सोर्स हैं, वोल्टेज और करंट सोर्सेज हैं, उनको अगर हम वोल्टेज सोर्स को रिप्लेस कर दें उनकी आंतरिक प्रतिबाधा से, तो उस केस में उस वोल्टेज और उस करंट का रेशियो को हमने डिफाइन किया था जेड इनपुट, निवेशी प्रतिबाधा या परिचालन बिंदु प्रतिबाधा। दूसरा डिफाइन किया था हमने अंतरण प्रतिबाधा। उसमें ये कहा था कि अगर कोई जाल है वो दो या दो से ज़्यादा लूप से बना हुआ है, तो उसमें किसी अगर एक लूप में वोल्टा स्रोत है, उसके कारण किसी दूसरे में धारा प्रवाहित हो रही है, जबकि बाकी सारे वोल्टा स्रोतों को उनकी आंतरिक प्रतिबाधाओं से प्रतिस्थापित कर दिया जाए। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो पहले में वोल्टा स्रोत है, उसके कारण दूसरे में जो करंट फ्लो हो रही है वो I2 है, तो इन दोनों का रेशियो हमने कहा था जेड ट्रांसफर इम्पीडेंस 1:2 कहा था। 1 मतलब पहले में वोल्टा स्रोत है, दूसरे में करंट फ्लो हो रही। फिर हमने कहा था इसको जनरलाइज करने के लिए हमने डिटर्मिनेंट मेथड काम में ली थी। डिटर्मिनेंट डेल्टा जेड हमने लिखा था, जो सारणिक थी प्रतिबाधा सारणिक, उसका डिटर्मिनेंट हमने लिखा था Z11, Z12, Z13, Z21, Z22, Z23, Z31, Z32 और Z33। फिर इसके हर एक जैसे 11, 12, 13 सब के करस्पॉन्डिंग हमने कोफैक्टर कैलकुलेट करना सीखा था। डेल्टा 11 कैसे लिखा था, 12 कैसे लिखा था, 13 कैसे लिखा था। अब उसको जनरलाइज करने के लिए मान लिया, मैं ऐसा मान रहा हूँ कि कोई भी एक ऐसा जाल है जिसमें बहुत सारे लूप हैं। हम बात कर रहे हैं किसी जाल के नेटवर्क के आरवें लूप, आरवा लूप कंसिडर कर रहे हैं कि परिचालन बिंदु प्रतिबाधा, ड्राइविंग पॉइंट इम्पीडेंस जेड इनपुट, आर लिख दूं मैं या आर भी लिख सकता हूं। इसको डिफाइन करेंगे हम प्रतिबाधा सारणिक, ये वाला डेल्टा जेड, और सारणिक के पद आरवा हैं तो आर के सहखंडज इन दोनों के अनुपात के बराबर। मतलब जेड इनपुट आर लिख दूं या आर लिख दूं, वो होगा डेल्टा जेड अपॉन डेल्टा आर। इस प्रकार से कैलकुलेट करेंगे। ये एक जनरल फॉर्मूला हो गया। ये तो हो गई परिचालन बिंदु प्रतिबाधा। इसी प्रकार मान लो मैं जेवें व केवे लूप के मध्य अंतरित प्रतिबाधा ट्रांसफर इम्पीडेंस उसको लिख दूं मैं ZT ट्रांसफर J और K के बीच में। कैसे लिखा जाएगा? वही प्रतिबाधा सारणिक डेल्टा जेड अपॉन, यहां हमने कहा था सारणिक के पद RR, यहां कौन सा पद होगा? J केवा पद। जैसे फॉर एग्जांपल 2, 3 हो गया तो एक J हो जाएगा और एक केवा, उस पद के संगत सहखंडज, तो उसको मैं नाम दे दूं डेल्टा JK और इनटू -1 रेज़ टू पावर J प्लस K। इस प्रकार डिफाइन होगा अंतरित प्रतिबाधा। यानी ये दो फॉर्मूले हो गए जिनकी हेल्प से हम कोई भी विद्युत जाल होगा उसके किसी भी एक लूप के संगत अंतरित प्रतिबाधा या दो लूपों के मध्य एक लूप की परिचालन बिंदु प्रतिबाधा या दो लूपों के मध्य अंतरित प्रतिबाधा ज्ञात कर सकते हैं। यानी जेड इनपुट यहाँ लिख दिया मैंने, आर के करस्पॉन्डिंग डेल्टा जेड अपॉन डेल्टा आर
और जेड टी जे के हो जाएगा डेल्टा जेड अपॉन डेल्टा जे के -1 रेज टू पावर जे प्लस के। अब वास्तव में ये होता है या नहीं होता है, इसको हम एक एग्जाम्पल के थ्रू प्रूव करते हैं। एक उदाहरण मानते हैं जिसमें कोई लूप कंसिडर करेंगे, एक जाल कंसिडर करेंगे और उस जाल के लिए ये फॉर्मूले अप्लाई करके देखेंगे हम। जैसे मान लिया फॉर एग्जाम्पल एक कोई विद्युत जाल है जिसमें एक विद्युत स्रोत लगा हुआ है E, Z1 प्रतिबाधा, Z2 इधर मान लिया प्रतिबाधा Z3 और यहाँ मान लिया लोड प्रतिबाधा लगी हुई है ZL। इसमें दो लूप हो गए, एक ये वाला लूप हो गया, एक ये वाला लूप हो गया। इस पहले लूप में करंट मैं ऐसे कंसिडर कर ले रहा हूँ, मान लिया करंट फ्लो हो रहा है I1 और इस दूसरे लूप में करंट फ्लो हो रहा है मान लिया I2। अब दोनों लूपों में इसको फर्स्ट नाम दे दूं मैं लूप को, इसको सेकंड नाम दे दूं। लूप फर्स्ट में किरचॉफ के वोल्टेज लॉ से, किरचॉफ के वोल्टा नियम से यहाँ से स्टार्ट किया, माइनस से प्लस, प्लस E माइनस, इसमें करंट फ्लो हो रहा है माइनस I1 Z1, फिर इसमें धारा की दिशा में ऋणात्मक माइनस I1 Z2, फिर इसमें I2 अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है तो धारा के अपोजिट ले लिया तो पॉजिटिव हो जाएगा ये I2 Z2 इज इक्वल टू 0। इम्प्लाइज ये हो जाएगा E को लेफ्ट में रख लूँ, इनको राइट साइड में भेज दूँ तो ये दोनों पॉजिटिव हो जाएंगे। I1 कॉमन आ गया तो ये बच जाएगा Z1 प्लस Z2 और इधर हो जाएगा माइनस I2 इंटू Z2। इसको दे दूँ इक्वेशन फर्स्ट। अब दूसरे लूप में, लूप सेकंड में किरचॉफ वोल्टेज लॉ से यहाँ से स्टार्ट किया, करंट की डायरेक्शन में विभवांतर ऋणात्मक माइनस I2 Z3, फिर माइनस I2 ZL, फिर माइनस I2 Z2, फिर इधर जा रहे हैं, इसमें करंट I1 भी आ रहा है, वो अपोजिट डायरेक्शन में है तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, प्लस I1 Z2 इज इक्वल टू 0। ऊपर वाली इक्वेशन की तरह ही इसको रीअरेंज कर रहा हूँ, राइट हैंड साइड में भेजा था, इनको राइट हैंड साइड में भेज दूँ तो लेफ्ट हैंड साइड में हो गया 0 इज इक्वल टू, यहाँ होगा माइनस का I1 Z2, फिर I2 वाले ये जो तीनों पॉजिटिव हो जाएंगे तो प्लस I2 कॉमन आ जाएगा तो यहाँ से हो जाएगा Z2 प्लस Z3 प्लस ZL। ये हो गई इक्वेशन 2। तो दोनों लूप के लिए हमने किरचॉफ के वोल्टेज लूप से वोल्टेज जो लो है उससे दो इक्वेशन लिख ली है। अब इन दोनों इक्वेशन को मैट्रिक्स फॉर्म में अगर लिखें, मैट्रिक्स रूप में, तो मैट्रिक्स रूप में देखो लेफ्ट हैंड साइड में E0 एक कॉलम मैट्रिक्स हो जाएगी, इधर Z1 प्लस Z2 माइनस Z2, फिर माइनस Z2 और Z2 प्लस Z3 प्लस ZL और इनटू एक कॉलम मैट्रिक्स और बन जाएगी I1 I2। इसका मतलब यहाँ इन दोनों इक्वेशन की जो राइट हैंड साइड है वो इन दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करने से अपने को मिल जाएगी। तो इसका मतलब ये तो अपने पास हो गया E मैट्रिक्स इज इक्वल टू ये हो गया Z मैट्रिक्स और ये हो गया I मैट्रिक्स। यानी ये जो आपने जाल कंसिडर किया है उसके लिए जो Z मैट्रिक्स बनेगी, Z वो बन जाएगी Z1 प्लस Z2 माइनस Z2, फिर माइनस Z2 और Z2 प्लस Z3 प्लस ZL। ठीक है, इसके संगत क्योंकि हमें ये फॉर्मूले काम में लेने हैं तो डेल्टा Z मतलब इस मैट्रिक्स के संगत सारणिक चाहिएगा, तो डेल्टा Z सारणिक है वो ऐसे हो जाएगा Z1 प्लस Z2 माइनस Z2, ये माइनस Z2
और ये Z2 प्लस Z3 प्लस ZL। इसकी वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं, डेल्टा जेड की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, ये माइनस ये हो जाएगा, तो Z1 प्लस Z2 इंटू Z2 प्लस Z3 प्लस ZL और माइनस माइनस प्लस और फिर माइनस, ये माइनस हो जाएगा Z2 का स्क्वायर, यानी यहाँ से डेल्टा जेड की अपने पास जो वैल्यू आएगी वो ये आ जाएगी Z1 Z2 प्लस Z1 Z3 प्लस Z1 ZL प्लस Z2 इंटू Z2 स्क्वायर, यहाँ Z2 स्क्वायर है कैंसिल हो जाएगा, फिर Z2 इंटू Z3 और प्लस Z2 इंटू ZL। इसको दे दूँ मैं इक्वेशन थर्ड, डेल्टा जेड की वैल्यू अपने पास आ गई। अब हमें पता है जैसे मैं कैलकुलेट करूँगा, मान लो इनपुट इम्पीडेंस है वो फर्स्ट का, इसका मतलब अपने को डेल्टा जेड चाहिएगा और डेल्टा 1 चाहिएगा, तो यहाँ से डेल्टा 1 और कैलकुलेट कर लेते हैं इसी मैट्रिक्स से, डेल्टा 1 डिटर्मिनेंट से। 1 के लिए क्या होगा, इसका मतलब फर्स्ट रो भी छोड़ देंगे, फर्स्ट कॉलम भी छोड़ देंगे, तो ये बच जाएगा, तो डेल्टा 1 हो गया Z2 प्लस Z3 प्लस ZL। इसी प्रकार डेल्टा 1 लिखें, 1 में डेल्टा 1 अगर आप लिखोगे इसका मतलब फर्स्ट रो छोड़ दो, सेकंड कॉलम छोड़ दो, तो ये बच जाएगा, यानी ये होगा माइनस का Z2। तो ये हो गया इक्वेशन 4 और ये हो गई इक्वेशन 5। अब उन फॉर्मूलों की हेल्प से अगर वो यूज करें तो उनकी हेल्प से हम कैलकुलेट कर रहे हैं पहले लूप का, लूप फर्स्ट का परिचालन बिंदु प्रतिबाधा, परिचालन बिंदु प्रतिबाधा, तो उसको मैं कह दूं Z इनपुट 1 कह दूं फर्स्ट की, तो वो हो जाएगा डेल्टा जेड अपॉन डेल्टा 1 उस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो यहाँ से डेल्टा जेड अपने पास ये रहा, Z1 Z2 प्लस Z1 Z3 प्लस Z1 ZL प्लस Z2 Z3 प्लस Z2 ZL अपॉन डेल्टा 1 आ जाएगा Z2 प्लस Z3 प्लस ZL। इसको इक्वेशन दे दूँ 5। इसी प्रकार हम कैलकुलेट कर लेंगे फर्स्ट और सेकंड लूप के बीच की अंतरण प्रतिबाधा, उसको मैं नाम दे रहा हूँ ZT12। ZT12 क्या होगा, डेल्टा जेड अपॉन डेल्टा 1 और -1 j के मतलब 1+2, तो ZT12 क्या आ जाएगा, डेल्टा जेड तो अपने पास वही रहेगा, Z1 Z2 प्लस Z1 Z3 प्लस Z1 ZL प्लस Z2 Z3 प्लस Z2 ZL अपॉन डेल्टा 1 ये क्या था, -Z2, ठीक है। फिर -1 3, तो ये नेगेटिव हो जाएगा, माइनस ये तो प्लस हो जाएगा, तो ये आ गया ZT12। इसको मैं दे दूँ इक्वेशन नंबर 6। तो ये तो हो गया हमने जो फॉर्मूले पढ़े थे उनके अकॉर्डिंग। अब हम ज्योमेट्री से चेक करेंगे कि वास्तव में ज्योमेट्री से चेक करने पर ये फॉर्मूले आ रहे हैं या नहीं आ रहे, तो वो चेक करने के लिए इनको मैं रिमूव कर रहा हूँ। इसको भी हटा रहा हूँ। ये दोनों इक्वेशन अपने यूज की होंगी, फर्स्ट और सेकंड। अब देखो हम इसमें मेथड काम में ले रहे हैं हम, यानी इसकी हेल्प से हम ये कैलकुलेट करना चाह रहे हैं कि जेड इनपुट
1 है वो क्या होगा, Z312 क्या होगा। अगर वो वाली मेथड और इससे जो मान है वो सेम आ जाएंगे, इसका मतलब ये जो फॉर्मूले दिए गए थे वो सही होंगे। तो सबसे पहले कैलकुलेट कर रहे हैं Z इनपुट 1, यानी ये जो सर्किट आपने कंसिडर किया है उसकी ये कुल आंतरिक प्रतिबाधा कैलकुलेट कर रहे हैं। तो देखो यहाँ से अगर ये वोल्टेज स्रोत लगा हुआ है तो इसके रेस्पेक्ट में यहाँ से अगर करंट फ्लो होगा, इसके करस्पॉन्डिंग अगर मैं मानूँ तो Z2 और Z3 दोनों सीरीज में, और ये सीरीज का कॉम्बिनेशन जो है वो इसके पैरेलल में है। इसका मतलब इन दोनों का हो गया Z3 प्लस ZL, और ये पैरेलल में है, इसका मतलब इनका टोटल हो जाएगा Z3 प्लस ZL इंटू Z2 अपॉन Z3 प्लस ZL प्लस Z2। ठीक है, ये दोनों सीरीज में, फिर ये सीरीज कॉम्बिनेशन इसके पैरेलल में हो गया तो R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2, फिर ये वाला पूरा कॉम्बिनेशन है इसके आ गया सीरीज में तो ये हो गया Z1। इसका मतलब यहाँ से Z इनपुट जो 1 आपने कंसिडर किया था वो क्या आएगा, यहाँ से एलसीएम ले लूँ Z2 प्लस Z3 प्लस ZL, फिर यहाँ से ये बन जाएगा देखो Z1 Z3 Z1 ZL Z1 Z2 प्लस Z3 Z2 और प्लस Z2 ZL। यानी आपने एलजेब्रा जब यूज की तो Z इनपुट 1 का मान ये आ रहा है, जबकि उस फॉर्मूले से ये आ रहा था। इसको मैं दे दूँ इक्वेशन 7। देखो Z1 Z2 Z1 Z3 Z1 ZL Z2 Z3 और Z2 ZL, यही 5 टर्म यहाँ आ रही है और डिनोमिनेटर भी सेम आ रहा है। इसका मतलब इक्वेशन 5 और 7 क्या हो गई, इक्वलेंट। इक्वेशन 5 एंड इक्वेशन 7 आर इक्विवेलेंट। इसका मतलब पहला फॉर्मूला तो सही है ड्राइविंग पॉइंट इम्पीडेंस का। अब दूसरा चेक करते हैं हम ट्रांसफर इम्पीडेंस का। दूसरा चेक करने के लिए देखो ZT12 को ऐसे लिखेंगे हम कि पहले लूप में वोल्टेज और दूसरे में करंट। तो वोल्टेज जो E है, करंट क्या होगा I2। इसका मतलब अपने को वैल्यू कैलकुलेट करनी होगी यहाँ I2 की। I2 की वैल्यू हम कैलकुलेट करेंगे इस वाले, ये जो इक्वेशन सेकंड थी, इक्वेशन सेकंड इम्प्लाइज, वहाँ से I2 की वैल्यू, इसको इधर ले लूँ मैं तो I2 क्या बनेगा Z2 अपॉन Z2 प्लस Z3 प्लस ZL इंटू I1। ये वैल्यू आ गई, I2 की वैल्यू आ गई I1 के फॉर्म में। अब I1 की वैल्यू हम पुट करेंगे इक्वेशन फर्स्ट से, तो I2 बन जाएगा I2 इज इक्वल टू Z2 अपॉन Z2 प्लस Z3 प्लस ZL इंटू I1। I1 की वैल्यू यहाँ से अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो I1 की वैल्यू देखो यहाँ से I1 आएगा, इसको राइट हैंड साइड में भेज रहा हूँ, E प्लस I2 Z2 अपॉन Z1 प्लस Z2। ये वैल्यू आ गई I1 की फर्स्ट इक्वेशन से। तो लिख दूंगा यहाँ यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट, और यहाँ से वैल्यू ये आ जाएगी E प्लस I2 Z2 अपॉन Z1 प्लस Z2। ये वैल्यू आ गई I2 की। इसको और सोल्व कर रहे हैं तो I2 की जो वैल्यू है वो होगी, देखो जो इसमें I2 की टर्म आ रही है उनको मैं लेफ्ट हैंड साइड में ले रहा हूँ, तो I2 कॉमन ले लिया तो लेफ्ट हैंड साइड में तो बचेगा 1 माइनस ये वाली टर्म I2 की है, तो इसका मतलब इसमें बचेगा, देखो Z2 को Z2 से मल्टीप्लाई किया तो Z2 का स्क्वायर, तो माइनस Z2 का स्क्वायर अपॉन Z1 प्लस Z2 इंटू Z2 प्लस Z3 प्लस ZL। लेफ्ट हैंड साइड में ये होगा और राइट हैंड साइड में ये मल्टीप्लाई हो जाएगा E वाले से, तो Z2 E अपॉन डिनोमिनेटर सेम होगा Z1 प्लस Z2 और Z2 प्लस Z3 प्लस ZL। अब इसको सोल्व कर रहे हैं आगे, इसका एलसीएम ले लेंगे तो एलसीएम यही आएगा Z1 प्लस Z2 Z2 प्लस Z3 प्लस ZL। ये यहाँ आ रहा है तो दोनों तरफ कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा I2
इंटू LCM है वो दोनों तरफ कैंसिल हो गया, यहाँ क्या बच जाएगा ये वाला, तो इसका मतलब इसको लिख दूँ मैं मल्टीप्लाई करके Z1 Z2 प्लस Z1 Z3 प्लस Z1 ZL फिर प्लस Z2 स्क्वायर प्लस Z2 Z3 और प्लस Z2 ZL और ये आ जाएगा माइनस का Z2 स्क्वायर। राइट हैंड साइड में आ जाएगा Z2E अपॉन डिनोमिनेटर दोनों में सेम है तो ये कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से Z2 स्क्वायर कैंसिल हो गया तो यहाँ I2 की जो वैल्यू हो वो ये आ जाएगी I2 इज इक्वल टू Z2 अपॉन Z1 Z2 Z1 Z3 प्लस Z1 ZL प्लस Z2 Z3 प्लस Z2 ZL इंटू आ गया E। यहाँ से वैल्यू आ गई I2 की। अब I2 की वैल्यू आ गई। अब ये जो इक्वेशन है इसकी हेल्प से हम ZT2 कैलकुलेट कर लेंगे। इसको इक्वेशन में 8 दे दूँ, इसको 9 दे दूँ, तो 9 से वैल्यू पुट कर दूँ 8 में, इक्वेशन 8 एंड इक्वेशन 9 इम्प्लाइज ZT12 इज इक्वल टू E अपॉन I2। E इधर है, I2 उधर भेज दिया, इसका मतलब ये ऊपर चला जाएगा ये नीचे, तो यहाँ से ये आ जाएगा Z1 Z2 प्लस Z1 Z3 प्लस Z1 ZL प्लस Z2 Z3 प्लस Z2 ZL अपॉन आ जाएगा Z2। ये हो गई इक्वेशन 10। अब देखो यहाँ से इक्वेशन 10 हमने अलजेब्रा यूज करके कैलकुलेट की है और इक्वेशन 6 थी उस फॉर्मूले से, दोनों हैं वो सेम आ रही है, यानी कह सकता हूँ कि इक्वेशन 6 एंड इक्वेशन 10 आर इक्विवेलेंट। इसका मतलब परिचालन बिंदु प्रतिबाधा और अंतरित प्रतिबाधा की वैल्यू जो फॉर्मूले दिए गए थे उनसे प्राप्त हुई और जो अलजेब्रा यूज करके प्राप्त हुई है वो दोनों आपस में सेम है। इसका मतलब वो दिए गए फॉर्मूले सही है। इस प्रकार हम वो जो दो फॉर्मूले हमने पढ़े हैं उनकी हेल्प से कोई भी जाल है उसके किसी लूप की परिचालन बिंदु प्रतिबाधा या दो लूपों के मध्य अंतरण प्रतिबाधा का मान ज्ञात कर सकते हैं। धन्यवाद।